गुड मॉर्निंग। आज का जो मेरा टॉपिक है ये समाजशास्त्रीय सिद्धांत में जैसा कि बात चल रही थी पिछले क्लासेस में प्रकार्यवाद की। ठीक है, तो अब प्रकार्यवाद के आगे जो अगला परिप्रेक्ष्य है, जो अगला सिद्धांत है, वो है संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य, कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच। ठीक है, देखते हैं बिल्कुल कम में संघर्षवादी जो परिप्रेक्ष्य है इसकी मूल मान्यताएं क्या हैं और इसका बेसिक जो तर्क है वो है क्या है एक्चुअल में। देखें, जो संघर्षवादी परिप्रेक्ष्य है ये बेसिकली इस बात पे टिका है कि सोसाइटी में जो समाज का जो ढांचा है उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो पक्ष है वो सहयोग नहीं है, बल्कि जो संघर्ष है उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है। और संघर्ष का जो आयाम है, जो इसका डायमेंशन है, बहुत व्यापक है। और बेसिकली पूरे समाज को संचालित करने में आप उसे चाहे पॉजिटिवली कहें या निगेटिवली कहें, वो संघर्ष की भूमिका बहुत बड़ी है। ठीक है, इसी केंद्रीय पक्ष को लेकर के जो उसके सबसे बड़े पुरोधा थे वो कार्ल मार्क्स थे। इसीलिए कई बार जो संघर्षवादी सिद्धांत है इसको मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य या मार्क्सवादी सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इससे पहले कि मैं मार्क्सवादी सिद्धांत में एंटर करूं, प्रवेश करूं, आपको इसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड जान लेना बड़ा ज़रूरी है कि आखिर इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। देखें, जो कार्ल मार्क्स थे ये हीगल के शिष्य थे और हीगल जो थे वो आदर्शवाद के बहुत बड़े क्या थे, पुरोधा थे, आइडियलिज्म के। देखिए, बिल्कुल संक्षेप में समझे आदर्शवाद का क्या मतलब है। आदर्शवाद या आइडियलिज्म, इसका मानना ये है कि सोसाइटी में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो विचार है। जो कुछ भी परमानेंट है वो विचार के सिवाय कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो जो प्राइमरी चीज़ है वो क्या है, वो है थॉट। ठीक है, तो हमें यदि रियलिटी को समझना है तो हमें पहले क्या समझना होगा, हमें थॉट से रियलिटी की ओर बढ़ना होगा। दूसरे शब्दों में आदर्शवाद का केंद्रीय पक्ष क्या है? आदर्शवाद का केंद्रीय पक्ष है विचार। ठीक है, या दूसरे शब्दों में ऐसे कहें कि हीगल के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी वो विचार थी। और विचार एक्चुअल में विचार आता कहाँ से है, क्या चीज़ है? तो विचार के लिए क्या जिम्मेदार, कौन सी चीज़ जिम्मेदार है विचार के लिए? विचार के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है इंसान की चेतना, कॉन्शियसनेस ऑफ मैन, कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि मनुष्य की जो चेतना है वो उसके अस्तित्व का निर्धारण करती है। इट इज़ द कॉन्शियसनेस ऑफ मैन विच डिटरमाइंस द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो इसलिए अक्सर ऐसा कहा जाता है कि हीगल जो थे वो क्या थे, सर के बल खड़े थे। अब देखें, सर के बल खड़े थे, इसका तो मतलब समझ लें आप। सर के बल खड़े थे मतलब क्या है कि आधार पे क्या है, बेस पे क्या है, बेस पे बुद्धि है, बेस पे क्या है, चेतना है, और उस पर सारा शरीर टिका हुआ है। इसका मतलब ये है कि विचार सबसे महत्वपूर्ण है और विचारों पे ही बाकी सारी चीज़ें टिकी हैं। इट मीन्स मनुष्य के विचार पे ही उसका अस्तित्व टिका हुआ है। सर के बल खड़े थे, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, देखिए, शुरुआती समय में बेसिकली 1845 के पहले तक कार्ल मार्क्स पे हीगल के विचारों का काफ़ी प्रभाव था। इसीलिए कई बार इनको युवा हीगल कहते थे, कार्ल मार्क्स को यंग हीगेलियन कहते थे। ठीक है, लेकिन आगे एक टाइम ऐसा आया कि इनको लगा कि नहीं, ये जो बात है ये सही नहीं है। विचार जो है वो सब विचार महत्वपूर्ण नहीं है, विचार निर्धारक कारक नहीं हो सकता, बल्कि जीवन जीने की जो भौतिक दशाएं हैं, दूसरे शब्दों में जो मनुष्य का अस्तित्व है, जो मटेरियल फोर्सेस हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बाकी विचार तो उस पर टिका हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने जो उनके गुरु थे हीगल, उनके स्टेटमेंट को उलट के रख दिया। अब उन्होंने स्टेटमेंट क्या दिया? स्टेटमेंट ये दिया कि मनुष्य की चेतना उसके अस्तित्व का निर्धारण नहीं करती, बल्कि मनुष्य का अस्तित्व उसकी
चेतना का निर्धारण करता है। इट इज नॉट द कॉन्शियसनेस ऑफ इंडिविजुअल विच डिटरमाइंस इट्स एग्जिस्टेंस बट वाइस वर्जा। ठीक है, तो अक्सर विद्वान फिर क्या कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं अक्सर कि हीगल जो थे वो क्या थे, सर के बल खड़े थे, और कार्ल मार्क्स ने क्या किया, कार्ल मार्क्स ने उन्हें पैर के बल खड़ा कर दिया। पैर के बल खड़ा करने का एक मतलब ये है यहाँ पे कि आपका अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण है और जो बाकी विचार वगैरह है वो सेकेंडरी है, वो उस पर टिका हुआ है। ठीक है, तो मार्क्सवाद का केंद्रीय जो पक्ष है वो यही है। इस तरीके से हम देखें तो हीगल की खिलाफत करते हुए, जहाँ हीगल ये कहते थे कि हमें विचार को समझना है पहले, उसके बाद हम वास्तविकता को समझ सकते हैं। ठीक है, विचार प्राथमिक है, अस्तित्व द्वितीयक है, जबकि कार्ल मार्क्स का कहना यह है कि विचार द्वितीयक है और मनुष्य का अस्तित्व जो है वो क्या है, प्राथमिक है। इसका मतलब ये है कि कार्ल मार्क्स ने पहली बार ऐसा किया कि उन्होंने जो केंद्र में, विचारों के केंद्र में क्या ले आए, भौतिक दशाओं को सबसे महत्वपूर्ण बना दिया। उन्होंने कहा कि जीवन जीने की जो दशाएं हैं, जो मटेरियल कंडीशंस हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। किसी भी समाज को आप उठा के देख लें, ये चीज़ें सबसे महत्वपूर्ण हैं और किसी भी समाज की संरचना में को जब आप देखते हैं तो इसकी अनदेखी नहीं करनी चाहिए आपको। ठीक है, और बेसिकली यदि आपको अस्तित्व को देखना है, आपको मटेरियल फोर्सेस को देखना है, आपको भौतिक शक्तियों को देखना है, तो आपको उत्पादन की प्रणाली को देखना होगा, आपको मोड ऑफ प्रोडक्शन को देखना होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में मैं थोड़ा बहुत बिल्कुल बेसिक चीज़ बता रहा हूँ मार्क्सियन अप्रोच के बारे में, बाकी अगले लेक्चर में डिटेल में बात करेंगे। देखिए, चूंकि चर्चा हो गई उत्पादन की प्रणाली की, देखिए शुरुआत कैसे करते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स का ये कहना है कि जैसा कि मैंने बताया आपको पहले कि मनुष्य के लिए क्या है, मनुष्य के लिए जीवन जीने की भौतिक दशाएं जो हैं ये सबसे महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इंसान को यदि जीवित रहना है तो उसकी कुछ मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिसकी पूर्ति निश्चित रूप से की जानी चाहिए। ठीक है, और इसकी पूर्ति कैसे होगी, इसकी पूर्ति बिना प्रोडक्शन प्रोसेस के नहीं होगी, बिना उत्पादन की प्रक्रिया के नहीं होगी। पहली बात, इसका मतलब ये है कि एग्जिस्टेंस के लिए सबसे प्राइम चीज़ क्या है, सबसे प्राइम चीज़ है प्रोडक्शन। लेकिन प्रोडक्शन ऐसे नहीं होता, प्रोडक्शन के पीछे क्या होता है, एक मैकेनिज्म काम करता है। ठीक है, हर समाज में उत्पादन का अपना एक तरीका होता है, जिसे सामान्य शब्दों में आप क्या कहते हैं, उत्पादन की प्रणाली को सामान्य शब्दों में यही कहते हैं उत्पादन करने का ढंग, मोड ऑफ प्रोडक्शन। लेकिन थोड़ा सा इसका टेक्निकल सेंस में आपको यूज करना है, थोड़ा समझना है यहाँ पे कि आखिर वो चीज़ है क्या, जिसकी चर्चा मैं आगे अभी करूँगा। तो पहली बात क्या होगा कि आपको क्या करना है कि उत्पादन करना होगा, लेकिन ये प्रोडक्शन जो है ये आइसोलेशन में नहीं होता। ठीक है, कम से कम 2 लोग होंगे प्रोडक्शन प्रोसेस में, और यदि 2 लोग होंगे इट मीन्स वहाँ पे निश्चित रूप से सामाजिक संबंध आपको दिखाई देंगे। ठीक है, इसीलिए कार्ल मार्क्स का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोटेशन है, उन्होंने कहा है कि एवरी इंटरप्राइज इज अ सोशल इंटरप्राइज। प्रत्येक प्रकार का उद्यम एक सामाजिक उद्यम होता है, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कोई भी उत्पादन की प्रक्रिया जो होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती है, वो बिना सामाजिक संबंधों के नहीं होती है। ऐसा हो सकता है कि सामाजिक संबंध बहुत जटिल प्रकृति का हो, और ऐसा हो सकता है कि सरल प्रकृति का हो, लेकिन ऐसा तो कतई नहीं हो सकता कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको सोशल रिलेशनशिप दिखे ही ना, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब देखिए होता क्या है कि प्रोडक्शन प्रोसेस में आपको क्लियर हो गया कि रिलेशनशिप्स भी आ गए। ठीक है ना, तो अब सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आखिर जो सोसाइटी है वो जैसे जैसे डेवलप करती गई तो उसमें क्या आ गया, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज आती गई। किस टर्म में, किस मामले में, प्रोडक्शन प्रोसेस के मामले में, मोड ऑफ प्रोडक्शन के मामले में। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे कि जब शुरुआती दौर की अर्थव्यवस्था थी तो उस समय क्या था, सर्वाइविंग इकोनॉमी थी, उतना ही प्रोडक्शन होता था जितने की ज़रूरत थी, कोई सरप्लस नहीं था। ठीक है, लेकिन जैसे ही सरप्लस प्रोडक्शन होना स्टार्ट हुआ उस पर कब्जे को लेकर के क्लासेस इमर्ज हो गए। ठीक है, वर्ग की उत्पत्ति हो गई, वर्ग का उद्भव हो गया। ठीक है, ये आप बात याद रखना। ठीक है ना, अब इससे पहले बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँ
बहुत कम में समझ लेते हैं। व्हाट इज मोड ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की प्रणाली है क्या। सामान्य शब्दों में उत्पादन प्रणाली का मतलब मैंने आपको बताया, उत्पादन करने का ढंग, जिस ढंग से कोई समाज उत्पादन करता है वो उसकी उस समाज की उत्पादन की प्रणाली है। लेकिन इस सेंस में हमें सिर्फ यूज नहीं करना है इस टर्म का, हमें थोड़ा टेक्निकल इसकी चीज़ों को समझना होगा, टेक्निकल एस्पेक्ट को जानना होगा। देखें, बेसिकली जो मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है इसके दो कंपोनेंट होते हैं, इसके दो भाग होते हैं। पहला क्या होता है, पहला होता है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, अर्थात उत्पादन की शक्तियाँ। उत्पादन की शक्तियाँ क्या हैं, इसमें वो सारे संसाधन शामिल हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल लैंड है, ठीक है, और यदि आप खेती का काम करते हैं जितने इनपुट आप देते हैं उसमें वो सारे क्या हैं, जितने आप आगत लगाते हैं उसमें वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपके फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन हैं। कैपिटल का आप यूज करते हैं, पूंजी लगाते हैं, श्रम लगाते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, ये सारी चीज़ें उत्पादन की शक्तियाँ हो गई। दूसरी तरफ क्या है, जो सेकंड मेजर कंपोनेंट है वो क्या है, वो है प्रोडक्शन रिलेशनशिप, उत्पादन संबंध। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कुछ टाइम पहले कि उत्पादन की प्रक्रिया जो है, प्रोडक्शन प्रोसेस आइसोलेशन में नहीं होता है, ठीक है, वहाँ क्या दिखाई देता है आपको, सामाजिक संबंध दिखाई देता है, ठीक ना। तो उत्पादन की प्रक्रिया में जो भी सामाजिक संबंध आपको दिखाई देता है इसे आप कहते हैं उत्पादन संबंध। फॉर एग्जाम्पल किसी कृषक समाज में, ठीक है, खेती किसानी करने वाले समाज में यदि आप देखते हैं वहाँ पे क्या दिखेगा आपको, खेतों में आपको किसान दिखाई देंगे। और किसान भी कई तरह के हो सकते हैं, हो सकता है कृषि मजदूर हो, कृषि मजदूर की अलग श्रेणी होती है, किसान अलग है, कि खुद का मालिकाना हक है, काश्तकार अलग है, ठीक है। लेकिन जब कृषि का काम शुरू होता है तो उसमें क्या होता है, आपस में संबंध होते हैं, ठीक ना। जैसे हम कृषि मजदूरों की बात करें तो कृषि मजदूरों और काश्तकारों के बीच का क्या संबंध है, पहली चीज। दूसरी चीज, जितने कृषक मजदूर काम कर रहे हैं उनके आपसी संबंध कैसे हैं, ठीक है, इसे आप कहेंगे उत्पादन संबंध। एक और एग्जांपल लेते हैं, यदि आप किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उस फैक्ट्री में जितने लोग प्रोडक्शन के प्रोसेस में लगे हुए हैं, चाहे उनका काम मैनुअल हो या नॉन मैनुअल हो, अर्थात तकनीकी रूप से उच्च कोटि का उनका काम हो, ठीक है, या अकुशल प्रकार का काम हो, उसमें किसी न किसी प्रकार के आपको संबंध दिखाई देंगे। इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं उत्पादन संबंध, ठीक ना। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जब जैसे जैसे जो अतिरिक्त उत्पादन होता गया उस पर अधिकार को लेकर के क्या हो गया, वर्ग उत्पन्न हुए। और वर्ग बेसिकली दो प्रकार के ही होते हैं, एक होता है संचित वर्ग हैव, और एक होता है हैव नॉट, ठीक है, वंचित वर्ग। इनके हिसाब से वर्ग क्या है, वर्ग की बड़ी सिंपल परिभाषा है, उत्पादन के साधन है, उत्पादन की शक्तियां हैं, उस पर अधिकार, उसके साथ लोगों का क्या संबंध है, यही वर्ग को जन्म देता है। अब संबंध बेसिकली दो प्रकार का होगा, या तो उत्पादन के साधनों पर अधिकार होगा, वो होगा संचित वर्ग, और दूसरा या तो अधिकार नहीं होगा, जिनका नहीं होगा वंचित वर्ग, ठीक है। स्पेशली पूंजीवादी समाज की व्याख्या, विशद व्याख्या इन्होंने की थी, और इस आधार पे दो वर्ग बताए थे उन्होंने, एक जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार है, पूंजीपति बुर्जुआ वर्ग, और सेकंड जिनका उत्पादन के साधनों पर अधिकार नहीं है, बल्कि वो क्या करते हैं, सिर्फ श्रम ही उनका आधार है, लेकिन श्रम पे भी उनका कब्जा नहीं है, ठीक है। वो क्या है, वो है सर्वहारा वर्ग या श्रमिक वर्ग, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी बातें डिटेल में अगली क्लास में की जाएंगी। थैंक यू।